हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टडी क्लासेस पर। मैं कौसर अली। हम लेकर चल रहे हैं एक सीरीज जिससे हमें बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इस सीरीज में हमने फिजिक्स के 7 से 8 चैप्टर लिए हुए हैं। हर चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, विद्युत चुंबकीय तरंगे। स्पेशली जो आज हम वीडियो शूट करने जा रहे हैं, ये एक सीरीज है जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। चाहे आप उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, जहाँ से भी देख रहे हैं, हिंदी मीडियम के लिए है ये। इंग्लिश मीडियम के लिए हमारी अलग सीरीज चल रही है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो आईसीएसई सीबीएसई की पीवाईक्यू, साथ ही उनमें क्रैश कोर्स के रूप में 7 या 8 इंपोर्टेंट मोस्ट वेटेज वाले चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो टॉपिक है आज का हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे तरंगे क्या होती हैं। हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं 11th में, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता दे रहा हूं। किसी माध्यम में उत्पन्न डिस्टरबेंस, हलचल को हम क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। ठीक, जैसे हमने कहीं निकलते निकलते तालाब के पत्थर में, पानी में एक पत्थर डाला, पत्थर डालते ही वहां पर जो हलचल उत्पन्न होती है वो एक्चुअली क्या है? तरंग। एक और तरंग है जो इनविजिबल है, हमें दिखाई नहीं देती। जैसे ही हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, वायु, उसमें क्या हो रहा है? डिस्टरबेंस हो रहा है, हलचल उत्पन्न हो रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ध्वनि। ये हमारी अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी तरंगे होती हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्पेशली ऐसी तरंगे जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, तो ये उत्पन्न किससे होती है? जनरली जो तरंगे उत्पन्न होती है वो माध्यम के कणों से उत्पन्न होती है। जैसे हमने पानी में पत्थर डाला तो पानी के जो पार्टिकल होंगे, वाटर पार्टिकल, पानी के कण, वो अप और डाउन जाएंगे तो तरंगे उत्पन्न हमारी हो जाएंगी। ये तरंगे स्पेशली हमारे यहाँ पर, जैसे इनका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत तथा चुंबक के वाइब्रेशन से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, एक नई प्रकार की तरंगे हम स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक, देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें हम 4 टॉपिक करेंगे यहाँ से कवर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनका परिचय, छोटा सा परिचय। परिचय कहता है कि हम इन्हें पढ़े क्यों। नंबर 2, इसके बाद हम यहाँ एक बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक जो आपका है वो है विस्थापन धारा। विस्थापन धारा बहुत यूज है यहाँ पर, मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट में हमें मिलेगा ये। इसके बाद तीसरा हमारा यहाँ से होगा आपका बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक, वो है आपका मैक्सवेल समीकरण। मैक्सवेल समीकरण है। ठीक, 3 टॉपिक हो गए हमारे। लास्ट जो इस चैप्टर का नाम है वो हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक, ये हमारा यहां तक का टॉपिक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ओके, इसके बाद हम देखते हैं अपना लास्ट जो यहां से बचेगा हमारा, वो एक बहुत जरूरी है, जो हम अगला टॉपिक है हमारा, वो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। अगर आपने प्रकाश की ऑप्टिक्स पढ़ी है तो आपने पढ़ी होगा क्या? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। ठीक है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। कई सारी तरंगे होती हैं, एक्स किरणें, गामा रे, वो सब हमारी ऑप्टिक्स में काम आएंगी। आगे जो आने वाले चैप्टर्स हम ऑप्टिक्स के स्टडी करेंगे। ठीक, तो हमारे 4 टॉपिक, सबसे पहले क्या है? परिचय, इंट्रोडक्शन, क्या होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, विस्थापन धारा। ठीक, नंबर 3 पे आपका क्या है? मैक्सवेल समीकरण। और नंबर 4 आपका है यहाँ पर क्या? विद्युत चुंबकीय तरंगे। इनके गुण यहाँ पर स्टडी कर लेंगे। लास्ट है आपका यहाँ पर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। ठीक, तो उम्मीद है आपने इतना नोट कर लिया होगा। कॉपी पेन निकाल लीजिए, स्टार्ट हो जाइए। फर्स्ट टॉपिक क्या? परिचय के साथ, क्या होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, तो क्योंकि हम यहाँ पर क्रैश कोर्स स्टडी कर रहे हैं तो परिचय को हम ओरली भी समझ सकते हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले क्या देखा गया कि फैराडे का एक हमने लॉ पढ़ा था। फैराडे के लॉ के अनुसार हमें एक चीज नजर आई थी वहां पर, क्या
ये सिंपल टॉपिक की E इक्वल टू विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर d∅v/dt। पढ़ा था हमने कि जब भी किसी माध्यम से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो वहां पर एक विद्युत वाहक बल, सिंपल भाषा में कहें तो वोल्टेज, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक, विभवांतर उत्पन्न होने का मतलब क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होना। एक हमने लॉ पढ़ा है सिंपल क्या, E बराबर वैद्युत क्षेत्र बराबर विभवांतर बटे डिस्टेंस। सिंपल, इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं यहां से बताओ, कि विद्युत वाहक बल को लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र और गुणा डिस्टेंस, या फिर dl लेंथ भी लिख सकते हैं। तो आपका हो गया d∅v/dt। अच्छा, आपको पता है कि यहां पर आपका ये हो गया dl। अब फाई v का भी वैल्यू होता है कुछ, क्या वैल्यू होता है फ्लक्स का, ba cos थीटा। अगर हमारा एरिया और एंगल कांस्टेंट है, मतलब क्षेत्रफल नहीं बदल रहा है, हम रोटेट नहीं कर रहे हैं क्वाइल या जो भी एरिया है, तो हमारा सिंपल क्या रिलेशन आ जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाएगा किससे, dv/dt से। ठीक, dv/dt से साफ साफ मैक्सवेल के अनुसार क्या पता लगा हमें कि कहीं भी अगर वैद्युत क्षेत्र में या फिर चुंबकीय क्षेत्र में या फिर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो वहां पर हमारा क्या उत्पन्न हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र। यानी वैद्युत क्षेत्र केवल चार्ज या आवेश से उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि वो क्या, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर से उत्पन्न होता है। पूरी प्रत्यावर्ती धारा यहीं से ली गई है फैराडे नियम से। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई हमारी कि जहां पर चुंबकीय क्षेत्र में समय के साथ परिवर्तन होगा वहां वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब यहां पर एक काम किया किसने, मैक्सवेल ने क्या दिखा दिया आपको कि अगर कहीं वैद्युत क्षेत्र परिवर्तन हो रहा है, ये हम आगे प्रूव भी करेंगे समय के साथ, तो वहां उत्पन्न हो जाएगा क्या, चुंबकीय क्षेत्र। ये काम किसका था, मैक्सवेल का, जो इस चैप्टर का लबोलुभाव है, बेस है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट धारा वाले हम यहां से पढ़ेंगे। तो क्या समझ में आया, फैराडे क्या कह रहे थे आपके कि कहीं अगर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र। और यहां पर मैक्सवेल ने क्या कहा कि कहीं वैद्युत क्षेत्र अगर समय के साथ बदल रहा है तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। तब यहां पर देखा गया कि एक प्रकार का अगर कोई क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत वेक्टर या चुंबकीय वेक्टर, चुंबकीय सदिश या वैद्युत सदिश समय के साथ परिवर्तित हो रहा है तो दूसरा खुद ही क्या हो जाएगा, उत्पन्न। ये हमारा बताता है किसको, वैद्युत चुंबकीय तरंगों को। यहां हम एक चीज लेते हैं, चलो हमने यहां पर क्या लिया, चुंबकीय क्षेत्र, उसको समय के साथ क्या कराया, परिवर्तित कराया। चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ परिवर्तित हुआ तो क्या उत्पन्न हुआ, वैद्युत क्षेत्र। अब जब चुंबकीय क्षेत्र लगातार बदल रहा है तो वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, लगातार बदल रहा होगा। जब वैद्युत क्षेत्र लगातार बदल रहा होगा तो क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र। इनका जो कॉम्बिनेशन है वही हमारा क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। सिंपल भाषा में, यदि किसी माध्यम में क्या, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत लगातार समय के साथ परिवर्तित होते हैं तो माध्यम में क्या उत्पन्न हो जाती है, हलचल उत्पन्न हो जाती है, तूफान आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक, यहां तक हमारा काम हो गया इंट्रोडक्शन का। अब हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे इसको आगे पढ़ते जाएंगे। विस्थापन धारा इसका पहला टॉपिक है, बहुत जरूरी है, एक नई किस्म की धारा है जो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिया, यहाँ पर परिचय पढ़ लिया, विद्युत चुंबकीय तरंगों का परिचय, इंट्रोडक्शन। ओके, ठीक, तो यहां से आपका अगला टॉपिक है क्या, बताओ, विस्थापन करंट। वेरी गुड, विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट। ओहो, अब से पहले हमने दो प्रकार की धारा पढ़ी है। अगर आप 12th के स्टूडेंट है, इवन नीट या जेई के स्टूडेंट भी हैं, दो तरीके की आपने धाराएं पढ़ी हुई हैं। एक आपकी कौन सी धारा, दिष्ट धारा। कौन सी, दिष्ट धारा। कहां से उत्पन्न होती है, आपका सेल या बैटरी, मोबाइल फोन में जो यूज हो रहा है वो दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। ठीक, आपका जो घर में इन्वर्टर लगा हुआ है उसका जो बैटरी है वो भी देता क्या है, दिष्ट धारा देता है। अगर हम उसको एसी में बदलना है, उससे टेलीविजन चलाना है या फिर एसी बल्ब जलाने, तो हम क्या करते हैं, इन्वर्टर का यूज करते हैं। इन्वर्टर बोले तो कन्वर्टर, एसी टू डीसी, डीसी टू एसी। ओके, समझ आ रहा है। ठीक है, तो
ये एक हो गया। दूसरा हमारा क्या था, प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी? प्रत्यावर्ती धारा। किसमें पढ़ी थी हमने? विद्युत चुंबकीय प्रेरण में। जो किससे उत्पन्न होती है? बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र से। फैराडे का नियम ही है क्या, जब किसी माध्यम, किसी सरफेस से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स अथवा चुंबकीय क्षेत्र में लगातार परिवर्तन हो रहा हो तो वहां पर क्या, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक, प्रेरित विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल बोले तो वोल्टेज, विभवांतर। विभवांतर का मतलब तो क्या होगी वहां पर, अगर प्रतिरोध लगा दे तो धारा। ठीक, तो कर ली। ये एक नए किस्म की धारा है। उन दोनों जो हमने धाराएं पढ़ी थी अभी, डीसी और एसी, दोनों में हमारा कौन घूम रहा था? इलेक्ट्रॉन्स की गति। इलेक्ट्रॉन की गति के कारण उत्पन्न हो रही थी। भले ही इसमें आपका क्या कर रहा हो, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो, इसमें आपका क्या, एक्सीलरेटेड, एक समान गति, त्वरित गति, दोनों से उत्पन्न हो रही थी। बट ये नई धारा है, इसको चलने के लिए इलेक्ट्रॉन का गति करना जरूरी नहीं है, ये बात है। ठीक, अच्छा ये कहां से उत्पन्न हुई फिर? अब तक हमने जितनी भी वैद्युत धाराएं पढ़ी, तुरंत पढ़ा क्या, वैद्युत आवेश के बहने की दर, गति करने की दर, चलने की दर ही क्या कहलाती है? वैद्युत धारा। वैद्युत धारा, यहां तो वैद्युत आवेश चल ही नहीं रहा है। ठीक, देखिए यहां पर हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने एक लॉ पढ़ा है, आपका पढ़ा हुआ क्या, एम्पियर, पढ़ चुके होंगे आप, एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है? एम्पियर का परिपथीय नियम सिंपल बात है क्या, अगर आपका कोई धारावाही चालक है तो कौन कह चुका था सबसे पहले, बायो सेवर्ट ने कहा था कि इसके चारों ओर या इसकी वजह से अगर इसमें धारा बह रही है तो क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। उसके लिए उन्होंने फार्मूला दिया था। एम्पियर ने कहा था अगर कोई क्लोज लूप है, उसमें से धारा प्रवाहित हो रही है, मान लो उसकी ये सर्कुलर ले लिया है, वृत्ताकार ले लिया है, इसकी रेडियस आर है, छोटी सी लंबाई ले लो dl। ठीक, अच्छा आपको पता है यहाँ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इधर ही होगी अगर ले तो, अगर यहाँ नहीं भी है तो ठीक, dv। तो क्या कहा था एम्पियर ने? तो कहा था एम्पियर ने कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्लोज रेखीय समाकलन, क्लोज रेखीय लीनियर इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा? म्यू नॉट आई, उस लूप से बहने वाली धारा का क्या, म्यू नॉट गुना होगा। सिंपल बात है। इसका थोड़ा थोड़ा तरीका कैसा है, जैसा हमने क्या इलेक्ट्रोस्टैट यानी स्थिर वैद्युतिकी में क्या पढ़ा था, गॉस का नियम। वहां क्या कहता था वो, कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यहाँ आप क्या कह रहे हैं कि किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उस लूप में बहने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक, अच्छा खासा नियम चल रहा था। इन्होंने बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिया, वृत्ताकार लूप के कारण, और इन्होंने सोलेनाइड के कारण दिया, हमारा टोराइड के कारण दिया, कामयाब होते गए। बट यहाँ पर एक साइंटिस्ट का जन्म होता है, जिसका क्या नाम था, मैक्सवेल। जन्म तो खैर पहले ही हो चुका था, मैक्सवेल। इन्होंने क्या किया, लगा दी टांग, कह दिया कि ये लागू नहीं है। इन्होंने क्या किया, एक कैपेसिटर लिया, कैपेसिटर बोले तो संधारित्र, पढ़ा होगा ना, संधारित्र, अरे देखा तो होगा पंखे पे लटका हुआ। ठीक, एक संधारित्र लिया। एक्चुअली जब भी हम संधारित्र लेते हैं तो उसको चार्ज करने के लिए डीसी करंट देते हैं, दिष्ट धारा देते थे। जब हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक, वहां पर धारा चेंज नहीं हो रही थी तो इस पर उपस्थित आवेश भी बदल नहीं रहा था। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो धारा दी वो दी परिवर्ती धारा, ट्रांजिएंट करंट भी कह सकते हैं आप। हम आपको पढ़ाएंगे ट्रांजिएंट करंट क्या होती थी। परिवर्ती धारा यानी धारा समय के साथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज या डिक्रीज मान लो बदल रही है। ठीक, अब इन्होंने यहाँ पर, अच्छा इन्होंने क्या, कौन सा लूप लिया इन्होंने, सर्कुलर लूप। ठीक है, लगाना क्या चाहते थे, ये एम्पियर, और एम्पियर किसको लगेगा, क्लोज लूप को, तो क्लोज लूप लिया। एक और क्लोज लूप ले लो, 3 भी ले सकते हो बट हम 2 ही लेंगे यहाँ पर। इसका रेडियस भी r, इसका रेडियस भी r, इसको नाम दे देंगे हम लूप 2, इसको नाम दे देंगे हम लूप 1। ठीक,
इन्होंने क्या किया, अब दोनों में धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा है, आंसर है नहीं। इसमें क्या है, आवेश, प्लेटों के बीच हम निर्वात या फिर क्या लेते हैं, कोई परावैद्युत मीडियम ले लेते हैं, उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, चालन नहीं होता। ठीक, अब इन्होंने दोनों लूप के लिए क्या लगाया, एम्पियर का परपथीय नियम। देखो पहले लूप के लिए शुद्ध हिंदी वाला, पहले लूप के लिए कौन सा नियम, एम्पियर का नियम। एम्पियर का नियम कैसे लगाया इन्होंने पहले लूप के लिए, देखो सिंपल हो तो क्या कहता है वो, यहां लिख दो लूप 1 बी डॉट डी एल, वो रेखीय समाकलन किसके बराबर होगा, म्यू आई की जगह पे यहां पर आप क्या लिखेंगे, आई टी, ट्रांजिएंट करंट। याद रखना है हमने आई लिखा है, कांस्टेंट करंट था, समय के साथ नहीं बदल रहा था, यहाँ वाली धारा समय के साथ परिवर्तित हो रही है, तो ब्रैकेट में क्या लिख दिया हमने, सब टाइम। ठीक, क्लियर है। अच्छा अब सिंपल बात है, यहाँ पर क्या बी और डीएल एक ही डायरेक्शन में होंगे, कैसे होंगे देख लेते हैं। ये आपकी डीएल लेंथ और उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में होगा, जैसे आपका ये है धारावाही चालक, तो यही हमारा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, और यहीं पर हम लूप कंसीडर कर ले तो दोनों सेम दिशा में होंगे। ठीक, तो इनके बीच का जो हम एंगल देखेंगे वो क्या होगा, बी डी एल कॉस 0, और यहाँ पर म्यू नॉट आई इंटू टी। अब एंगल 0 कॉस 0 का वैल्यू 1 बी एस आई, इंटीग्रेशन अगर डीएल का करेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब संपूर्ण लंबाई, और वृत्त की संपूर्ण लंबाई को क्या कहते हैं, परिधि। ठीक, तो परिधि यहां पर कितनी होती है, सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। ओके, तो म्यू नॉट इंटू आई टी, ये हमारा इक्वेशन 1 से क्या निकल आया, बोलो बोलो क्या निकल आया, चुंबकीय क्षेत्र किसमें, लूप 1 में। क्या ये काम लूप 1 में भी पॉसिबल है, निकालते हैं। ठीक, क्या दूसरे लूप के लिए, दूसरे लूप के लिए लगा दो भैया, क्या वही लूप नंबर 2 के लिए बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई की जगह पे क्या 0, तो क्या आ गया 0। ओ हो। इसका मतलब एम्पियर के अनुसार प्लेटों के बीच कोई चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित नहीं है। ठीक, अगर एम्पियर की माने तो प्लेटों के बीच दो कैपेसिटर हैं, उनके इधर उधर धारा प्रवाहित हो रही है, उन प्लेट्स पे आवेश है, बट उनके बीच में कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। अब हम क्या करें, एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं सकते, तो वर्चुअल करते हैं। जब भी ये क्या किया इन्होंने, मैग्नेटिक कंपास लेके गए यहां पर, वो डिफ्लेक्ट होने लगी। क्या होने लगी, डिफ्लेक्ट। आपको पता है कि चुंबकीय सुई को अगर कोई डिफ्लेक्ट कर रहा है कोई स्थान, तो वहां पर कोई दूसरा चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। तो प्रैक्टिकली इन्होंने क्या देखा कि प्लेटों के बीच चुंबकीय क्षेत्र होता है, प्लेटों के बीच चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक, और थ्योरेटिकली क्या आ रहा था, प्लेटों के बीच चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। कंट्रीडिक्शन, क्या बोलते हैं, विरोधाभास, विरोधाभास उत्पन्न हो गया। अब इन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ क्या है, जो आपका एम्पियर का परपथीय नियम है उसमें कुछ ना कुछ कमी है, या फिर कुछ टर्म छूटा हुआ है जिसको जोड़ने से ये दोनों लूपों पर लागू हो जाएगा। अब जन्म होता है किसका, विस्थापन धारा का। ठीक, अगर यहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र प्रूव करना है तो चुंबक तो नहीं है, तो क्या प्रूव करनी होगी, धारा, क्योंकि पूरा हम क्या पढ़ रहे हैं, धारा उत्पन्न होती कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है किससे, धारावाही चालक से या धारा से। यहां धारा थी, चुंबकीय क्षेत्र था, यहां धारा नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। बट प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट क्या कहता है यहां पर कि चुंबकीय क्षेत्र है, तो मैक्सवेल ने कहा फिर धारा भी होगी। वो धारा क्या कहलाएगी, विस्थापन धारा। उस धारा को हम देखेंगे जो किसमें, हवा में प्लेटों के बीच बिना किसी तार के फ्लो होगी। ठीक, उम्मीद है यहां तक नोट कर लिया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, ओके, देखिए आगे बढ़ते हैं। एक बात और, अगर आपको हमारी वीडियो समझ आ रही है, पसंद आ रही है, तो आप हमें LSS कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, देखिए तो विस्थापन धारा का हमारा टॉपिक यहां से चल रहा था। मैक्सवेल ने क्या किया, एक कमी निकाल दी, किसमें, एम्पियर में। मैक्सवेल ने एम्पियर को पकड़ लिया कि यहां पर थोड़ा सा लूप फॉल है,
कैपेसिटर एक सुंदर सा दोबारा बना लेंगे हम। देखिए अब देखते हैं, अब करंट तो हमें प्रोड्यूस करनी है, वही बना देते जो अभी बनाया था। ये आपका प्लस, माइनस, वही दो लूप ले लो, दो। पहला लूप, रेडियस थोड़ा गड़बड़ हो गई, आप संभाल लेना। लूप 1 आर दे दो, लूप 2 सिंपल है। अब देखते हैं जरा, क्या प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र है? यस। क्या वैद्युत क्षेत्र नियत है? नो, क्योंकि आवेश लगातार बदल रहा है, क्योंकि धारा लगातार बदल रही है। ट्रांजिएंट करंट ऐसी करंट होती है जब कैपेसिटर को शुरू में हम चार्ज करते हैं, तो चार्ज करते समय, आवेशित करते समय धारा बढ़ती जाती है, तो आवेश भी बढ़ता जाता है। ठीक, अब चलो देखेंगे यहाँ पर प्लेटों के बीच हमारा क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र। पढ़ चुके हैं कितना होता है, किसमें पढ़ा था, गॉस की प्रमेय में। ठीक, देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सिग्मा का वैल्यू क्या होता है, अरे क्या है ये, पृष्ठ घनत्व है, तो क्या हो जाएगा, आवेश बटे पृष्ठ क्षेत्रफल। मिल गया यहां तक? ठीक, ओके। आपका क्या कहता है यहां से, अगर हम वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला कहें तो वो क्या कहता है, ई क्या है आपका, बिल्कुल ई है आपका Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए से ए कैंसिल आउट हो गया आपका, तो फाई यहां से आ गया क्या, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पूरा गॉस की प्रमेय जैसा लग रहा है, हाँ लूप में लगाया है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू क्या, फाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, आवेश मिल गया हमें, आवेश तो चाहिए था हमें, क्यों, क्या निकाल रही है, करंट। तो ये नए किस्म की करंट के लिए हम क्या लिखेंगे, आवेश परिवर्तन की दर। ठीक, आवेश क्या है यहां पर, d ओवर dt, आवेश है आपका फाई ई, दैट इज वैद्युत फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, इसका इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई में करने की जरूरत नहीं है, आगे आ जाएगा ये। तो एप्सिलॉन नॉट जब आगे आएगा हमारा, तो यहाँ क्या बचेगा, d ओवर dt, और यहाँ पर फाई ई। ओके, यानी धारा उत्पन्न हो रही है किससे, एक्चुअली वो वैद्युत फ्लक्स के परिवर्तन से उत्पन्न हो रही है। ठीक, ओके, थोड़ा और अच्छा करते हैं इसको, आई ऐसे ही थोड़ा सिंपली और समझ लें। इस धारा को हमने क्या कह दिया, विस्थापन धारा। अब थोड़ा वापस जाओ, बहुत पहले हम पढ़ चुके हैं, क्या अभी थोड़ा पहले ही पढ़ा है, एम्पियर का नियम। एम्पियर क्या कहते हैं कि कहीं अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। यहां क्या कह रहे हैं ये, कि धारा किससे उत्पन्न हो रही है, याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र किससे उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र किससे उत्पन्न हो रहा है, धारा से। धारा किससे उत्पन्न हो रही है, वैद्युत क्षेत्र से, वैद्युत क्षेत्र से। ठीक, ओके, यहां तक क्लियर है? ठीक है, याद रखना। तो हम विस्थापन धारा की तरफ चले गए हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। विस्थापन धारा हमें मिल गई है, तो विस्थापन धारा किससे उत्पन्न होती है, समय के साथ परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत फ्लक्स एक नई किस्म की धारा उत्पन्न करता है, जो एयर या वैक्यूम में भी पॉसिबल है, उसको क्या कहते हैं, विस्थापन धारा। ठीक, क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो विस्थापन धारा की अगर हमें परिभाषा लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, परिभाषा। ठीक, क्या लिखेंगे यहां पर, परिवर्ती, परिवर्ती क्या, चुंबकीय फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, परिवर्ती वैद्युत फ्लक्स या वैद्युत क्षेत्र भी लिख सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को क्या कहते हैं, हम बताओ, विस्थापन धारा कहते हैं।
अच्छा, इसका नाम क्यों पड़ा विस्थापन धारा? क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र के विस्थापन से उत्पन्न हो रही है। विस्थापन मतलब चेंज, वेरी, थोड़ा था फिर उसको विस्थापित कर दिया किसी दूसरे ने, यानी स्ट्रॉन्ग हो गया या फिर लो हो गया। तो कमते बढ़ते वैद्युत क्षेत्र से या कमते बढ़ते वैद्युत क्षेत्र के विस्थापन से उत्पन्न धारा को हम क्या कहते हैं? विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक, तो यहां तक आपका काम हो गया। विस्थापन धारा उम्मीद है समझ आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, एक बात और, इसके बाद ये क्या निकाल दिया इन्होंने, अब जब यहां पर विस्थापन धारा है तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र, जो हम बात कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, क्या कि एक्सपेरिमेंट कह रहे थे चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक नीडल ले गए, चुंबकीय क्षेत्र प्रूफ हुआ, बट एम्पियर लॉ कह रहा था वहां धारा जीरो है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? जीरो। बट एक्चुअली वहां धारा जीरो नहीं है। मैक्सवेल ने प्रूव किया वहां एक नए प्रकार की धारा है जिसको क्या कहते हैं? बोलो, विस्थापन धारा। ठीक, तो इसके बाद जो एम्पियर का नियम है वो भी संशोधित हो गया, उसका नाम बदल गया, क्या? एम्पियर मैक्सवेल लॉ। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे, हम लिख देते हैं, यही चल जाएगा काम, या फिर इसको हटा के बाद में लिखते हैं। ओके, यहां तक नोट हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसके लिए ये फार्मूला भी नोट कर लो आप, डी फाई ई ओवर डी टी। ये फार्मूला बहुत जल्दी नोट कर लो, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम क्या करेंगे? एम्पियर मैक्सवेल संशोधित नियम लिखेंगे। ठीक, हो गया नोट? ओके, बढ़ते हैं तो अगले टॉपिक की तरफ। तो पता लग गया कि विस्थापन धारा जो है उसमें आवेश वाहक गतिमान नहीं है, कोई भी आवेश वाहक नहीं बढ़ रहा है। जबकि और धाराएं जो होती हैं आपकी, विद्युत धारा जिसको हम क्या बोलते हैं? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, उनमें चार्ज कैरियर आवेश वाहक गतिमान होते हैं, तब धाराएं उत्पन्न होती हैं। ठीक, ओके, देखिए तो इसके बाद हमने क्या किया, यहां पर लिखना है हमें एम्पियर मैक्सवेल, गिलेन मैक्सवेल नहीं है ये, एम्पियर मैक्सवेल नियम, ये एक नया नियम हो गया। ठीक है, इसका आधा हिस्सा एम्पियर दे चुके थे, कमी होने की वजह से बाकी आधा हिस्सा किसने दिया? मैक्सवेल ने। तो क्या हो गया ये आपका? बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट, यहां पर दो करंट लिखेंगे आप, क्या? आई सी आई डी। इसको क्या बोलते हैं हम? कंडक्शन करंट, चालन धारा, जो आपकी पहले वाली धारा है जो क्या बैटरी वगैरह से प्रवाहित होती है। इसको डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा, जो किससे? वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत फ्लक्स की परिवर्तन की वजह से फ्लो होती है। ठीक, अच्छा, इसका वैल्यू भी लिख देते हैं। किलोर लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ द सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड बोलो डिस्प्लेसमेंट करंट। सिंपली हम क्या लिख सकते हैं? क्या किसी बंद सरफेस या बंद लूप लिखेंगे, बंद धारावाही लूप से संबद्ध रिलेटेड चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस फ्लक्स, उस लूप से बहने वाली क्या चालन धारा तथा विस्थापन धारा के योग का म्यू नॉट गुना होता है। ये रहा हमारा असली नियम, सारी जगह लागू होता है। ठीक, तो हमारा एक इक्वेशन आ गया, मैक्सवेल इक्वेशन। ओके, ठीक है, तो हमने स्टडी कर लिया, यहां पर एक टॉपिक इसका कर लिया है। चाहो तो एक दो न्यूमेरिकल इस पे कर सकते हो आप, चाहो तो नहीं कर सकते। थोड़ा सा न्यूमेरिकल लेते हैं, चलो विस्थापन धारा पर बोर्ड में आने के चांस बहुत कम है, वैसे तो कर लेते हैं। ठीक, चलो क्या लिखते हैं हम? लिखा हमने, देखो, माना किसी स्थान पर t बराबर 1 सेकेंड पर चुंबकीय वैद्युत फ्लक्स नाम दे दो आपका, कितना? फाई ई बराबर दे देते हैं हम अपना, क्या? 4। मात्रक लिख दो यहां पर। ठीक, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। मात्रक आप यूनिट भी लिख सकते हैं। यूनिट क्या होगा इसका बताओ? ई ए होता है, तो क्या हो जाएगा? बोलो बोलो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ई ए होता है आपका, ठीक, तो न्यूटन पर मीटर भी हो जाएगा। ठीक,
समझ नहीं आया? चलो देख लो देख लो देख लो। फाई ई बराबर आपका होता है ई ए, ई आपका होता है न्यूटन पर कूलाम, और यहां से ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम से टी बराबर कितना टाइम पर, आगे बढ़ा दो, 5 सेकेंड लिख दो। 5 सेकेंड पर कितना हो जाता है, 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम हो जाता है। विस्थापन धारा ज्ञात करो। ज्ञात करो, करते हैं ज्ञात, ठीक सिंपली। क्या हम लिखते हैं यहां से, आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, अच्छा डी ओवर जो डी टी है, डी फाई ओवर डी टी। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको बहुत पहले से याद है, 8.85 10 टू दी पावर -12। डी फाई का मतलब हुआ चेंज इन वैद्युत फ्लक्स। चेंज इन वैद्युत फ्लक्स कैसे लेंगे, चेंज हम लेंगे 4 से 8 हो रहा है तो क्या करेंगे, 8 माइनस 4, फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक। ऐसी समय कितना था आपका, 5 1, तो 5 माइनस 1। ओके, एक स्टेप बढ़ा दीजिए, 8.85 10 टू दी पावर -12। ये आपका 4 बचा, नीचे भी आपका 4 बचा, 4 से 4 कैंसिल, तो आपका करंट कितना फ्लो होगा, 8.85 10 टू दी पावर -12 एम्पियर। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सिंपली। तो ये यहां तक हमारा काम हो गया है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। एक बार हाँ, जिस किसी स्टूडेंट को अगर कहीं डाउट आता है, जैसे हमने अब तक पूरा एक्सप्लेन किया, विस्थापन धारा, एक न्यूमेरिकल या कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके किसी भी बोर्ड में, बिहार झारखंड जिस बोर्ड से आप हैं, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से, कहीं भी आपको कोई क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ नहीं आए, आप हमारे नीचे जाके कमेंट करें, अपना क्वेश्चन या फिर अपना नंबर प्रोवाइड करें, हमारी टीम आपके नंबर पर सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी, ठीक। हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे सोल्यूशन, नहीं समझ आएगा तो हम उसको डिस्कस कर देंगे यूट्यूब पर भी, ओके, नो प्रॉब्लम। अभी लाइव क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, जब भी लाइव क्लास स्टार्ट होंगी आपके क्वेश्चन भी बराबर लिए जाएंगे, ओके, ठीक है। तो आप नोट कर दीजिए और कर दीजिए LSS, लाइक शेयर सब्सक्राइब। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक। यहां तक आपका काम हो चुका है, ठीक है। विस्थापन धारा को हमने डिटेल स्टडी कर लिया, पहला टॉपिक हमारा हो गया है। विस्थापन धारा पढ़ चुके हैं, किसी को कोई डाउट है तो वो हमें कमेंट कर सकता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। विस्थापन धारा के बाद हमारा अगला टॉपिक है यहाँ पर नंबर 2, निकालिए पीछे कॉपी, क्या है, मैक्सवेल समीकरण, ठीक। ये भी जरूरी टॉपिक है। मैक्सवेल की समीकरण, कंफ्यूज मत होना, मैक्सवेल समीकरण एक्चुअली मैक्सवेल समीकरण नहीं है। मैक्सवेल ने क्या किया, पूरा स्टडी किया, किस किस को, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की बोले तो वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, गॉस की प्रमेय, वैद्युत विभवांतर और क्या, वैद्युत धारिता और संधारित्र। इसके बाद इन्होंने क्या आगे तक स्टडी किया, चुंबक वाला पूरा पोर्शन स्टडी किया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण स्टडी किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इस पूरे सिलेबस को किसमें, बहुत छोटी सी केवल 4 इक्वेशन में ड्राइव कर दिया। उन इक्वेशन को क्या कहते हैं हम, मैक्सवेल समीकरण, या मोटा मोटा समझे तो मैक्सवेल के अनुसार की पूरी जो फिजिक्स है आपकी वैद्युत आवेश से और इस चैप्टर तक, उसको क्या 4 समीकरणों में बांध सकते हैं, उनके जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक। इनकी क्लोज स्टडी थी यहाँ पर उनको हम क्या कहते हैं, मैक्सवेल समीकरण। एक्चुअली ये मैक्सवेल समीकरण नहीं है, इन्होंने स्टडी किया तो वहां से 4 लॉ ले लिए हैं, ठीक। तो यहां पर लिख भी देते हैं हम, ठीक है। मैक्सवेल ने स्थिर वैद्युत की
स्थिर वैद्युत की और क्या, धारा विद्युत, जो हम आपके चैप्टर वैसा ही लिख देते हैं, धारा विद्युत। इसके बाद क्या है आपका बताओ, चुंबकत्व या वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव लिखो। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। एक चीज और है इसमें, क्या बताओ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। लाजवाब टॉपिक है ये, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अध्ययन करते हुए, चार प्रमुख समीकरण दिए, जिन्हें मैक्सवेल समीकरण कहते हैं। ठीक, कहते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। एक बात और, ये जो इनके वैद्युत चुंबकीय समीकरण है, ये दोनों फॉर्म में है। कौन कौन से फॉर्म, दो गणितीय रूप। ये आपके समाकलित रूप इंटीग्रल फॉर्म में है, दूसरा अवकलित रूप डिफरेंशियल फॉर्म में है। बट हम क्या करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिहाज से आपका जो 12th का बोर्ड एग्जाम है उसमें इंटीग्रल फॉर्म में ही आपको आना है, तो हम वही लिखवा देते हैं चारों के, बाकी नॉलेज के लिए फिर कभी देखा जाएगा। ओके, देखिए तो आप यहां पर पहला समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन, प्रथम समीकरण, ओके। प्रथम समीकरण और कुछ नहीं है। प्रथम समीकरण क्या है पता है, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय किसमें है, गॉस की प्रमेय ये भी लिखना पड़ेगा, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय। स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस की प्रमेय। ठीक, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय, ये इनका पहला नियम है। अब पढ़ चुके हैं क्या, सिंपल तो आपने ऐसे पढ़ा है क्या, किसी बंद पृष्ठ से आप लिख सकते हैं खुद, इसलिए मैं नहीं लिखा रहा हूं। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो मेरे बोल के भी लिख सकते हैं, क्या, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, दोबारा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। एक बार फिर सुनिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, एक ये फॉर्म इसका हो गया। दूसरा फॉर्म इसका सिंपल ये है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन ε0। ये इसका समाकलन फॉर्म है, रूप है। ठीक, हो गया दोनों, पहली प्रमेय हो गई। किसी को समझ नहीं आई कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। ओके, दूसरा, इसके बाद आपका दूसरा है क्या, द्वितीय समीकरण। सेकेंड इक्वेशन लिख देते हैं, सेकेंड समीकरण क्या है आपका, क्या है आपका ये द्वितीय समीकरण, सिंपल है, क्या है, गॉस की प्रमेय है, वो भी दूसरी, किसमें, चुंबक में, मैग्नेटोस्टैटिक्स में। ठीक है, या चुंबक में लिख दो सिंपली, चुंबक में गॉस नियम, ये हम लिख दे रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट
नहीं लिख पाए हो अब तक या नहीं पढ़ी हो तो उसको हम लिख देते हैं इस बार, ठीक है। क्या लिखेंगे? क्या किसी बंद बंध बंध है पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, वहां वैद्युत फ्लक्स था, यहां क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। कितना होता है? शून्य होता है। इसको थोड़ा और पढ़ लेते हैं। शून्य क्यों होता है? जो हमारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं हैं वो आपकी कैसी होती है? क्लोज लूप नहीं बनाती। किसी सरफेस से अगर निकल गई तो जरूरी नहीं है वो अंदर आएंगी, ठीक। बट आपकी जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो अगर गई हैं तो वापस भी आएंगी। जरा समझ लीजिए, दो लूप बना लीजिए। ये आपकी वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये केवल पार हुई हैं, वापस नहीं आई है, ठीक। या फिर ऐसा मान लीजिए कि आवेश आप अंदर रख दीजिए, कंफ्यूजन के लिए खत्म करते हैं कंफ्यूजन। अब ये अंदर आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं केवल पृष्ठ से बाहर आएंगी, अंदर नहीं आएंगी। वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर आएंगी, क्यों? क्योंकि वैद्युत प्लस आवेश है। अगर ये माइनस आवेश होता तो केवल अंदर जाती। बट ये अगर चुंबक का मामला होता, अगर ये केस होता किसका? चुंबक का, तो ये आपका होता नॉर्थ और ये आपका होता साउथ। अब आप समझ जाएंगे बात। यहां से वैद्युत बल रेखा क्या होता? बाहर निकलती और यहां क्या करती? एंट्री मारती। अगर इसको बाहर निकलने वाले को हम प्लस, एंट्री करने वाले को माइनस लेते, एंट्री करने वाले को माइनस लेते, टोटल क्या हो जाते? जीरो। दो एंटर कर रही है, दो निकल रही है, यहाँ तो बस निकल रही है चार। इसीलिए क्या फ्लक्स, अच्छा यहाँ ऐसे भी समझ सकते हैं, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? फ्लक्स। जो बल रेखाएं बाहर निकल रही है उसको क्या ले लें हम? धनात्मक ले लें, ठीक। तो यहाँ मान लो ये प्लस का फ्लक्स हो गया चुंबक, जो एंट्री मार रही है वो क्या हो गया? नेगेटिव फ्लक्स हो गया। जोड़ेंगे तो क्या होगा? बराबर बराबर है 5v, 5v इक्वल टू 0। अब समझ आ गया। इससे एक बात और पता चलता है कि वैद्युत आवेश के केस में आपका धन आवेश या ऋण आवेश स्वतंत्र रूप से रह सकता है, बट चुंबक में हमारा कोई मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। कि ऐसा नहीं है कि आपका नॉर्थ पोल है साउथ पोल नहीं है। आप चालाक बने, आपका क्या किया? पोल काट दिया, आपने कह दिया ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हम दूसरे डिब्बे में रखेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर दोनों पोल होंगे। अगर ये छोटा करेंगे आप तो नॉर्थ और साउथ दोनों आएंगे, ठीक। तो ये आपको बताता है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक। ये कौन बताता है? आपका चुंबक में गॉस का नियम। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आप कमेंट करके दोबारा पढ़ सकते हो, ओके। देखिए आगे क्या हुआ यहां पर, फिर लिख देते हैं हम। क्या? बोलो बोलो। 5v इक्वल टू 0 किसी बंद पृष्ठ के लिए, ठीक है। यहां पर लिख दो बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ के लिए। आगे देखिए आप, यहां से क्या आता है आपका, ठीक। सिंपल ही बात क्या होती है हमारी यहाँ पर, इसको भी इंटीग्रल फॉर्म में लिख देते हैं। b डॉट डी इक्वल टू क्या? शून्य। तो दो गॉस लॉ हमने यहां तक लिखा दिए हैं। उम्मीद है समझ आ रहे होंगे। सॉरी, गॉस लॉ नहीं, क्या? मैक्सवेल विद्युत चुंबकीय समीकरण, ओके, ठीक। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। बढ़ते हैं आगे, ठीक। हटा देते हैं इसको, हटा देते हैं इसको। दो समीकरण और बचे हैं, उनमें एक का हम डिस्कस कर ही चुके हैं पहले, एक और बचा हुआ है हमारा, ठीक। पहला समीकरण हमारा हो गया, दो हो गए। यहां पे लिख सकते हैं हम क्या? तृतीय समीकरण। तृतीय समीकरण है क्या? तृतीय समीकरण पढ़ चुके हैं आप चारों। एक हमने आज पढ़ा दिया, तीन आप पहले पढ़ चुके थे। ये है आपका क्या? फैराडे का नियम।
फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो ये आपका तृतीय समीकरण है। ठीक, सिंपल। ये भी आपने बहुत पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। क्या पढ़ा होगा आपने कि क्या, बोलो बोलो, यदि किसी पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो वहां क्या उत्पन्न हो जाता है आपका, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ये हमने पढ़ा है। E इक्वल टू माइनस का डी फाई वी ओवर डी टी। अगर फेरों की संख्या है तो एन ले लो, नो प्रॉब्लम, नहीं है तो मत लो। ठीक, बट हम पता है कि B इक्वल टू क्या होता है आपका, विभवांतर इक्वल टू विद्युत क्षेत्र अपॉन डिस्टेंस। तो E इक्वल टू हम लिख सकते थे यहाँ से क्या, B इंटू डी। और जरा सुंदर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू, नहीं B, ये उल्टा लिख के आया। E इक्वल टू आपका होता है क्या, B अपॉन डी। तो B इक्वल टू E इंटू डी। या फिर E इक्वल टू संपूर्ण निकालना है तो क्या लिखेंगे हम, E इंटू डी एल। ये चीज हम यहाँ रखेंगे। ऐसा करके हो रहा है हम एक्स्ट्रा मेहनत, क्योंकि हमें इंटीग्रल फॉर्म में समाकलित रूप में निकालना है। तो डी फाई वी ओवर डी टी हो गया। ओके, 3 लॉ हो गए। फोर्थ नियम उसको डिस्कस हम नहीं करेंगे जानबूझ के, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं। ठीक, चतुर्थ समीकरण, फोर्थ लिख देते हैं, चतुर्थ, फोर्थ इक्वेशन क्या है आपका, वही आपका क्या, एम्पियर मैक्सवेल नियम, एम्पियर मैक्सवेल एम्पियर मैक्सवेल नियम। सिंपली अभी हमने क्या समझाया था, उसको डिस्कस करने का कोई फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि हमने बड़ी मेहनत की थी। अभी क्या म्यू नॉट टाइम ऑफ किसका होता है, कंडक्शन करंट ऑफ और डिस्प्लेसमेंट करंट। और सुंदर लिखना है तो म्यू नॉट आईसी चालन धारा और एप्सिलॉन नॉट डी फाइव ई ओवर डी टी। तो ये आपका काम हो गया। दो में आपका पहले जो दो नियम लिखे थे उसमें क्या था आपका, इंटीग्रेशन विद एरिया था, गॉस के दोनों नियम। इसमें क्या है, इंटीग्रेशन विद डिस्टेंस। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। ओके, तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जब भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।